हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग यार। तो बच्चों आज हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपनी सीरीज़ में। तो ये मैंने एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और ये इरोडोव से प्रॉब्लम लिया है मैंने, और थोड़ा सा डिफरेंट है। जो जनरली हम टू बॉडी ऑसिलेशन में जो क्वेश्चन करते हैं मैकेनिक्स में, थोड़ा सा अलग है उससे। ये हमें टॉप व्यू दिया गया है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो पार्टिकल हैं, दो स्मॉल डिस्क हैं और वो एक स्प्रिंग से अटैच्ड हैं। इनिशियली स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। टॉप व्यू है ना, तो ऐसे बोर्ड से परपेंडिकुलर ग्रेविटी होगा और इस तरह से नॉर्मल लग रहे होंगे पार्टिकल्स पे। तो वो हम इस डायग्राम में नहीं बनाएंगे, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे दो पार्टिकल हैं, फिर एक पार्टिकल को हमने लेंथ के परपेंडिकुलर कुछ वेलोसिटी v नॉट दे दी है। इसकी नेचुरल लेंथ l नॉट गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है या कैलकुलेट करने को कहेगा मैक्सिमम एलोंगेशन। ठीक है, अब मैक्सिमम एलोंगेशन के जो क्वेश्चन आपने किए हैं इससे पहले, उनमें क्या होता था कि ब्लॉक को जो वेलोसिटी मिलती थी वो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन, या हम ये कहें स्प्रिंग के अलोंग मिलती थी। तो कई तरीके से, अब 3-4 तरीके होते हैं। एक बहुत आसान तरीका होता है उसमें रिड्यूस्ड मास मेथड, जिसमें आप सिंपल डायरेक्टली कर लेते हैं हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग ऑसिलेशन। बट जब भी क्वेश्चन में जस्ट एक एग्जांपल लिया है, लेकिन एक जनरलाइज क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि दोनों ब्लॉक को अलग अलग वेलोसिटी दी जा सकती, बट दोनों की वेलोसिटी अगर स्प्रिंग के अलोंग नहीं है तब आप कौन कौन से प्रिंसिपल आप यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी आप कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने का, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ज़्यादा आसान पड़ता है। तो मैं दोनों मेथड डिस्कस करने की बजाय सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बच्चों आप देख पा रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे 0 है। ठीक है, नॉर्मल और mg तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, बोर्ड के परपेंडिकुलर होंगे बिकॉज दिस टॉप व्यू। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हैं। और स्प्रिंग का फोर्स पूरे सिस्टम के लिए इट इज़ एन इंटरनल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। सो वी कैन से सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। तो आप कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का ग्राउंड के फ्रेम में भी कंजर्व रहेगा। एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव होता है, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हियर। बट हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हमने कहा हम क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अगर ग्राउंड के फ्रेम में देखें, अगर देखना चाहें कि कैसा मोशन होगा, तो ये पार्टिकल इस परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से ऐसे जाएगा, स्प्रिंग थोड़ी देर के बाद ऐसे एलोंगेट हो जाएगा थोड़ा सा, और कुछ सिचुएशन ऐसी होगी। अब अगर मैं कहूँ कि इन पार्टिकल्स के पास कुछ स्प्रिंग के अलोंग वेलोसिटी आ जाएगी, जैसे इसकी v1 आएगी, इसकी v2 आएगी, है ना, इसके पास कुछ इस तरह से वेलोसिटी आएगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगी तो कुछ ऐसे वेलोसिटी, बस मैं उसे दो कंपोनेंट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि कुछ v3 है और इसके पास भी हो सकता है कि कुछ स्प्रिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी v4, है ना। अब ग्राउंड के फ्रेम में अगर हम बात करें तो आप ऐसे समझ लो कि ऑसिलेशन भी होगा और साथ साथ रोटेशन भी होगा। सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो जाओगे तो खैर सेंटर उसके रिलेटिव में जाओगे तो सेंटर ऑफ मास तो स्टेशनरी दिखेगा, ऑसिलेशन दिखेगा सेंटर ऑफ मास से, एंड रोटेशन दिखेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब मैक्सिमम एलोंगेशन होता है, जब इनके बीच की सेपरेशन मैक्सिमम होती है, तो ग्राउंड के फ्रेम में ये जो वेलोसिटी होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये वेलोसिटी इक्वल होते हैं। मतलब अगर आप समझिए डिफरेंट, जब मैक्सिमम सेपरेशन होता है, जैसे आप दोनों को वेलोसिटी स्प्रिंग के लेंथ के अलोंग देते थे, तब भी आपको पता है कि जब ग्राउंड के फ्रेम में आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती थी। बट वहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी का कोई स्प्रिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होता था, बट यहाँ पर हमें दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। बट फिर भी हम कह सकते हैं कि जब मैक्सिमम सेपरेशन होगा, मतलब जिसके बाद इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, या ये कह सकते हो इसकी वेलोसिटी जब तक इससे ज़्यादा रहेगी
लेंथ के अलोंग तब तक सेपरेशन होगा, सेपरेशन बढ़ता रहेगा और तब तक एलोंगेशन बढ़ता रहेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप ये दोनों वेलोसिटी सेम होगी। फिर आप एक एनर्जी कंजर्वेशन, एक किसी भी एक पार्टिकल के रिलेटिव में, इन दो में से किसी इस पार्टिकल के रिलेटिव में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा और एक मोमेंटम कंजर्वेशन आप अप्लाई करोगे, ठीक है ना। बट मैं फिर कहूँगा कि हम ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। एक मेथड आप पकड़िए जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास की अगर हम बेटा वेलोसिटी देखें कितनी होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं mv0 डिवाइडेड बाई 2m, तो ये आपकी वेलोसिटी आ रही है v0 डिवाइडेड बाई 2। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में अगर हम देखें कि इनिशियल स्टेट क्या है सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में, तो इनिशियल स्टेट कुछ इस तरह से है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, इट इज़ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो सूडो फोर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे जब हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी उसकी डायरेक्शन, अगर यहाँ पे मैं कहूँ ये सेंटर ऑफ मास है बीचों बीच, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v सेंटर ऑफ मास। उसके रिलेटिव में जाएंगे तो ये रिवर्स करके मिलेगी वेलोसिटी से, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज हम बॉडी की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो चलिए, सेंटर ऑफ मास है, इसके रिलेटिव में है, यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर आप कह सकते हो हमने बिठा दिया है, और इसमें जब v0/2 घटा दोगे, v0 माइनस v0/2, तो v0/2 इस तरह आप समझ सकते हैं कि मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम हमेशा 0 होता है। ये बहुत ही यूनिक बात है और ये आपको पता भी होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो जब मैक्सिमम एक्सटेंशन की सिचुएशन होगी, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली बात होगी, तब क्या होगा, किस तरह की सिचुएशन होगी। अभी दोनों के बीच की जो डायग्राम है वो L0 है, और चूंकि इसका सेपरेशन बढ़ रहा है, तो आप कह सकते हो कि आप ये भी कह सकते हो कि जब आपने ग्राउंड के फ्रेम में हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब मैक्सिमम एलोंगेशन है तो दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी जो है वो आपकी सेम हो जाएगी, ठीक है ना। अदरवाइज जो इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगी, इंटरमीडिएट स्टेट में अगर हम बच्चों बात करें तो स्प्रिंग के अलोंग दोनों के पार्टिकल की वेलोसिटीज इक्वल नहीं होंगी। तो आप कह सकते हो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में इस तरह का मोशन भी आपको दिखाई पड़ सकता है, ठीक है, बीच में दिखेगा। तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में अगर आप देखेंगे तो ऑसिलेशन भी दिखेगा, रोटेट भी कर रहा होगा सिस्टम, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होगा। बट मैक्सिमम एलोंगेशन की जो स्टेट होगी, जो मैक्सिमम एलोंगेशन की स्टेट होगी, उस मैक्सिमम एलोंगेशन की स्टेट में सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, इस तरह की सिचुएशन होगी कि सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में अगर हम खड़े हैं तो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा v वेलोसिटी से और दूसरा पार्टिकल इस तरह से आ रहा होगा, और इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन हो रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इस डायरेक्शन में उस वक्त दोनों की वेलोसिटी सेम है, वही सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में होगी। या आप कह सकते हो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में जो ऑसिलेशन हो रहा है उसमें ये वाला जो आप कह सकते हो कि ये वाला जो मोशन होगा वो एक मोमेंट के लिए यहाँ पे रुक जाएगा। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम एलोंगेशन L0 प्लस x है। प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से गिवन है कि x जो है ये हमें पता है कि x बहुत छोटा है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा x को L के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा मान के अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का कैलकुलेशन वो हमसे करवाना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले बच्चों हमें x कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही, देखिए मोमेंटम तो ऑलवेज 0 है, तो मोमेंटम तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपको अलग से कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो 0 ही रहेगा। तो अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। तो एक तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो दोनों की सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 m v0/2 का होल स्क्वायर, ये एक पार्टिकल की है, इंटू 2 ये दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है,
और जब प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मोशन हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। तो यहाँ पे बेटा हम लिख सकते हैं, इस स्टेट में अगर एनर्जी लिखेंगे तो इट इज 2 टाइम्स 1/2 mv² प्लस जो इसमें स्प्रिंग में एनर्जी आएगी दैट इज ½ kx²। x इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो एक इक्वेशन बेटा ये बनाएंगे और एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो जो स्प्रिंग फोर्सेस लगेंगे वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होंगे। ठीक है, तो देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर रहे हैं। और सुनो बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा रहे हैं और सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में लगा रहे हैं, दो अलग बातें होती हैं। सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में ही अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। जनरली क्या होता है, कभी कभी हम ऐसा करते हैं, जैसे रॉड वाले क्वेश्चन कई बार आपने किए हैं, रॉड होता है, पार्टिकल कोलाइड करता है, ये सब फेमस क्वेश्चन है, सबने किए होते हैं, बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है। मैं जनरली वेल नोन क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो थोड़े अनकॉमन प्रॉब्लम है वो आपके सामने लेके आया हूँ। ये सब तो आपने अगर एडवांस की तैयारी करी है तो 100% किए हैं, क्योंकि ये तो ज़्यादातर जनरली कॉमन क्वेश्चन जो वेल नोन है वही पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक होता है कि हम सेंटर ऑफ मास के नीचे एक पॉइंट रख लें, पर वो ऑब्जर्वर या जो पॉइंट है वो ज़मीन पे बैठा है ना, मूविंग ऑब्जर्वर नहीं। तो एक तो होता है कि सेंटर ऑफ मास के जस्ट नीचे आपने पॉइंट, पोजीशन वही है बट पॉइंट ग्राउंड पे है। बट यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में आप जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास के साथ मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में वेलोसिटी कंसीडर की जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये L0/2 आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज इसका भी सेंस आएगा और क्लॉकवाइज इसका भी आएगा। तो 2 टाइम्स mv0/2 इंटू L0/2, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम इनिशियल आएगा, इक्वल टू 2 टाइम्स mv इंटू L0 प्लस x/2। बेटा ये दो इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। v और x आपका नोन है, यहाँ पे आप किसी भी एक इक्वेशन, अगर x कैलकुलेट करना है v यहाँ से निकालिए और v की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफिकेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए कहेगा तो आप देख लीजिएगा, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन हो सकता है यूज़ हो रहा हो वहाँ पे, तो उस कैलकुलेशन को आप कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात चाहो तो और देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जैसे वेलोसिटी दोनों इक्वल मान ली, ये आप अलग अलग भी मानोगे तो फाइनली सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में चुकी है तो मोमेंटम जीरो करोगे। अगर ये मासेस अलग अलग होते तो ये वेलोसिटी में सेम नहीं मानता, फिर v1 और v2 मानता और मोमेंटम को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जीरो कर देता मैं, तो वो एक अलग इक्वेशन बन जाती। बट चूंकि मासेस सेम है तो ये हमें फिर मोमेंटम जीरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक जनरल प्रॉब्लम यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जनरल प्रॉब्लम ये है कि जनरल ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, एक की वेलोसिटी ऐसे दे दी जाएगी, एक की v2 दे दी जाएगी, ये θ1 ये θ2 है, और यहाँ पर आपसे कहा जा सकता है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन बताइए। तो मेरा सजेशन है कि आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाइएगा, तो फाइनल स्टेट में कुछ आप v1 v2 कुछ ऐसे मान लीजिएगा, मोमेंटम जीरो करिएगा तो एक v1 v2 में रिलेशन आएगी, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। एक दिन आप एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे और एक सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर ये तीन चीज़ें आप अप्लाई करेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो चलिए एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं बेटा, हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। तो बच्चों एक प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है बट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक हमारे पास सुपर कंडक्टिंग कॉइल दी गई है, सुपर कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है, एक सुपर कंडक्टिंग कॉइल है जिसका एरिया A है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा गया है और एक्सटर्नल एजेंट का यूज़ करते हुए इसको स्लोली 90 डिग्री हमने रोटेट कर दिया, इस तरह से 90 डिग्री रोटेट कर दिया सच दैट कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, अभी ये परपेंडिकुलर है बोर्ड के प्लेन के। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L दिया है, सुपर कंडक्टिंग है तो आप समझ ही रहेंगे, रेजिस्टेंस आप 0 मान के चलेंगे।
तो दो प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम कि जब आपने इसको स्लोली 90 डिग्री रोटेट किया है एंड इट इज गिवन दैट कि इस पे इनिशियली करंट जीरो थी, है ना, इनिशियली करंट जीरो थी, तो आपको बताना है कि जब आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे इस कॉइल में करंट कितनी हो जाएगी, और दूसरी चीज़ कि ऐसा करने में, स्लोली रोटेट करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब सुपर कंडक्टिंग कॉइल में एक बहुत खास बात है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं चाहता हूं कि आप ये सारे बच्चे ये बात दिमाग में रखें। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, छोटा सा ऑब्जेक्टिव, कि सुपर कंडक्टिंग कॉइल में यू कैन नॉट चेंज द फ्लक्स। नेट फ्लक्स का जो चेंज होता है वो जीरो होता है। मैं अब इसकी प्रूविंग पे अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूं, मेन मुद्दे पे जाता हूं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि आप एक्सटर्नल फ्लक्स, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इसका जो सेल्फ फ्लक्स होगा वो इस तरह से चेंज होगा कि वो एक्सटर्नल फ्लक्स को कैंसिल आउट कर देगा। मैं फटाफट बता देता हूँ। अच्छा देखो, एक मान लो रियल कॉइल है, ठीक है, इसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस भी है और एक कंडक्टिंग है, सुपर कंडक्टिंग नहीं तो कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, और मान लो सपोज ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और जो कि चेंज हो रही है टाइम के साथ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो लेंज लॉ से उसका करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो यहां पर मैं जब इसका सर्किट डायग्राम बनाऊंगा तो एक इस तरह से मैं ईएमएफ बनाऊंगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये, जो कि आप कह सकते हो d∅dt, जिसका मैग्नीट्यूड है वही -d∅dt फैराडे लॉ वाला, और इसका एक रेजिस्टेंस है। और ये जब करंट इसमें इंड्यूस होगी तो एक इसका जो सेल्फ इंड्यूस्ड बैटरी होगी वो इस करंट के चेंज का अपोज करेगी, तो वो एक इस तरह से, आप सेल्फ इंडक्टेंस भी है तो उसके लिए आप L/di/dt एक बैटरी लगेगी, आप कह सकते हो। ये इस सेल्फ करंट का, जो खुद की करंट जनरेट हो रही है और ये चेंज हो रही होगी, ठीक है ना, तो उसके चेंज होने से जो सेल्फ इंडक्शन होगा इसमें वो इसके चेंज का अपोज करेगा, तो इसकी पोलरिटी जनरली इस तरह से आएगी। अब अगर मैं इसके लिए लूप लॉ लगाऊं, ये R है, ये करंट I मान लीजिए फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ से -IR और प्लस ये जो भी आपका आएगा d∅dt, इसकी वैल्यू आप लिख, ये फाई एक्सटर्नल फ्लक्स है जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज कर रही है, तो d∅dt और यहाँ से -L/di/dt इट इज इक्वल टू ये मान लेता हूं, ठीक है। तो आप देखो यहां से मैं लिख सकता हूं I इंटू आर इज इक्वल टू, ये लिख सकता हूं d/dt फाई माइनस Li, ठीक है, या Li माइनस फाई, कुछ भी लिख सकते हो, ये डिफरेंशिएशन है Li का, ठीक है। तो ये मैं -IR लिख सकता हूं d/dt फाई माइनस Li, ठीक है। ये आप इस तरह से लिख सकते हो, मतलब जो नेट फ्लक्स होगा ये एक्सटर्नल फ्लक्स होगा और ये सेल्फ फ्लक्स होगा, ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, आप कह सकते हो। तो इसका जो चेंज होगा वो IR के बराबर है, ठीक है, IR के इक्वल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने जस्ट ऐसे इक्वेशन में लिखी। अब आप देखिए, अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, अगर सुपर कंडक्टिंग कॉइल है बेटा और रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ये नेट फ्लक्स है ΔΦ, तो तुम ये कह सकते हो कि फाई माइनस Li ये कांस्टेंट रहेगा, या आप ये कह सकते हो कि अगर इसे आप नेट फ्लक्स कह रहे हो तो d/dt फाई माइनस Li इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये चीज़ कांस्टेंट है, मतलब जितना इसमें चेंज करोगे उतना ही इसमें चेंज होगा। मैग्नीट्यूड वाइज कह सकते हो कि जो ΔΦ एक्सटर्नल होगा वही ΔΦ इंटरनल या सेल्फ फ्लक्स कह सकते हो, ये जितना एक्सटर्नल चेंज करोगे उतना ही इंटरनल फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा और उसको कैंसिल आउट करेगा। तो ये एक छोटी सी बात है जो आप समझ सकते हो, ठीक है, इसको समझ सकते हो आप कि ये चीज़ याद रखनी है, आपको बार बार प्रूव नहीं करनी, ये चीज़ याद रखनी है कि सुपर कंडक्टिंग कॉइल में कभी भी आप नेट फ्लक्स चेंज नहीं कर सकते। उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है तो आप उसमें फ्लक्स चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है और अगर आप फ्लक्स उसका चेंज कर रहे हैं तो इंटरनल फ्लक्स या सेल्फ फ्लक्स जो उसका होगा वो उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो चूंकि पहले कोई करंट दी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और पहले फ्लक्स जीरो, इनिशियल एक्सटर्नल फ्लक्स जीरो है, बिकॉज एरिया वेक्टर अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर है, बाहर भी देख सकते हैं, ये एरिया वेक्टर है B.A BA cos थीटा, आप सब समझते हो, और यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड BA होगा। तो आप यहाँ पर ΔΦ एक्सटर्नल इक्वल टू ΔΦ सेल्फ, इसको इक्वल कर दीजिए बिकॉज ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को। तो इट इज BA, फाइनल फ्लक्स इनिशियल जीरो था
और ये एल आई इनिशियली करंट 0 थी, तो यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल लेंगे बी ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है ना। इतनी करंट धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए इसमें पहुंच जाएगी इस सिचुएशन में, ठीक है। अब वर्क डन की बात करें तो वर्क डन के लिए आप टॉर्क से भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन जनरली ऐसे सवालों में देखिए वर्क डन के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेई में जो क्वेश्चन आते हैं स्पेशली एडवांस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, यहाँ तक कि आप कह सकते हो कई बार मैकेनिक्स में भी वर्कडन के जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली वर्कडन नहीं कैलकुलेट करना, मतलब आप एफ डॉट डी आर इंटीग्रेट नहीं करने बैठेंगे, आप टाउ डॉट डी थीटा इंटीग्रेट करने नहीं बैठेंगे, आपको एनर्जी से अप्रोच करना होता है। तो अगर आप स्लोली इसको रोटेट कर रहे हैं, इट मींस यू आर नॉट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, देयर इज नो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, जो भी इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दैट विल बी द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर सीधे सीधे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, इनिशियल 0 थी, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ एनर्जी सब लोग जानते हैं बेटा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं मैग्नेटिज्म में। तो ये L/2 I है बी ए डिवाइडेड बाई एल, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, सो इट इज़ बी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L। दिस इज़ द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ये सवाल मेरा डिस्कस करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप ये समझे, बस सुपर कंडक्टिंग कॉइल में छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यू कैन नॉट चेंज द नेट फ्लक्स थ्रू ए सुपर कंडक्टिंग कॉइल। अगर देर इज सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देर इज सम चेंज इन एक्सटर्नल फ्लक्स, तो सेल्फ फ्लक्स भी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा एंड नेट फ्लक्स थ्रू द सुपर कंडक्टिंग कॉइल विल रिमेन कॉन्स्टेंट। थैंक यू।